हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश पटवारी 2023 के लिए आज मैं प्रीवियस ईयर्स पेपर का 10वां सेट लेके आई हूँ। इसमें हम 14 दिसंबर 2017 के तीसरी शिफ्ट के पेपर करने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप यकीन मानिए प्रश्नों का बहुत ज़्यादा रिपीटेशन होना है क्योंकि बहुत सारे सेट हैं और बहुत सारे प्रश्नों को ऑलरेडी ही कवर किया गया है, जैसे कि कंप्यूटर हुए, हिंदी की, तो यहीं से ही मिलते जुलते क्वेश्चन आने हैं। इसके पहले के नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, पटवारी सेट नाम से आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर से हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर और सर्वर का संग्रह जो एक दूसरे से पूरे विश्व में राउटर और स्विचों के उपयोग द्वारा जुड़ा हुआ है। तो हम राउटर से आप घर में राउटर का यूज़ करते हैं, तो आप किसको जोड़ते हैं राउटर के प्रयोग से? इंटरनेट को ही जोड़ते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा? इंटरनेट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है? कैलिब्री, एरियल ब्लैक, एरियल या एरियल वाइट? तो देखो, कैलिब्री भी एक फॉन्ट स्टाइल होता है, एरियल ब्लैक भी होता है, एरियल भी होता है, लेकिन एरियल वाइट जो होता है फॉन्ट स्टाइल नहीं होता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एरियल वाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गूगल द्वारा विकसित ब्राउज़र का नाम क्या है? गूगल, फायरफॉक्स, क्रोम या टाइटेनिक्स? तो गूगल द्वारा विकसित ब्राउज़र का क्या नाम है? क्रोम। गूगल ने कौन सा ब्राउज़र विकसित किया था? क्रोम। अगला क्वेश्चन है, प्रोम का PROM प्रोम का फुल फॉर्म क्या है? ये रोम का एक प्रकार है और इसके दो प्रकार होते हैं रोम के, एक होता है PROM और एक होता है EPROM, और एक EEPROM भी होता है। तो PROM का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। EROM का होता है इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, क्या होता है जब आप MX एक्सेल में एक सेल टाइप करते हैं और इक्वल और बराबर और B25 टाइप करते हैं? तो सिलेक्ट की गई फाइल में B24 दिखेगा, सिलेक्ट की गई फाइल में सेल त्रुटि दिखेगी, या सिलेक्ट की गई सेल में वह मान दिखेगा जो सेल B25 में होगा। तो देखो, जब आप एक सिलेक्ट करना हो एक सेल को और आपने बराबर B25 दबाया हो, तो क्या होगा? वह मान दिखता है जो B25 का जो सेल होगा, पंक्ति और कॉलम से मिलकर जो बना होगा, जो सेल होगा उसके अंदर जो फिट होगा, जो मान होगा, वो आपको दिखेगा। अगर आप वो वैल्यू टाइप करते हैं सेल की, जैसे कि B है, कोई कॉलम की या रो की और पंक्ति की, आपने ये लिख दिया है, तो ये आपने B25 दबाया है, तो बराबर B25 क्या बताएगा? जो उस सेल के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन है, रिमोट सर्वर से फाइल को लोकल ड्राइव में कॉपी करने की प्रक्रिया। रिमोट के सर्वर से अगर आपने लोकल ड्राइव में कॉपी की है तो वो क्या कहलाएगी? जब आप रिमोट से अपने उसमें अपने मोबाइल की ड्राइव में करते हो कोई चीज़, तो क्या आ जाता है? वो क्या हो जाती है? डाउनलोड, डायरेक्ट डाउनलोड हो जाती है। अगला है, FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है और ये प्रोटोकॉल का एक प्रकार है। क्या करता है? दो कंप्यूटर के मध्य फाइल के ट्रांसफ़र की ये सुविधा देता है। FTP एक ऐसा सरल नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो TCP और IP पर आधारित है। TCP ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल, इस पर FTP आधारित है। FTP द्वारा फाइल का ट्रांसफ़र करने हेतु हम जिस प्रोग्राम का उपयोग करते हैं उसे FIP क्लाइंट भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? FTP क्लाइंट भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में ब्लैंक पंक्तियों और स्तंभों के समूह से बना होता है। पंक्तियों और स्तंभों के समूह से कौन बना होता है? वर्कशीट बनी होती है। क्या बनी होती है? पंक्तियों और स्तंभों के समूह से क्या बना होता है? इनमें से वर्कशीट बनी होती है। MS वर्ड में पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की दबाते हैं? देखो, A को दबाते हैं। Ctrl+A का मतलब होता है ऑल सेलेक्ट। आज ग्रुप 3 का एग्ज़ाम हुआ था, मैंने बताया भी है कि उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे। उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था कि जब आपको ऑल सेलेक्ट करना हो तो कौन सी शॉर्टकट की दबाएंगे? तो उसमें Ctrl+A दबाते हैं। Ctrl+E का उपयोग सेंटर के लिए होता है, Ctrl+R का उपयोग राइट अलाइन के लिए होता है और Ctrl+C का उपयोग कॉपी करने के लिए होता है। फ्रेंड्स, एक और बात, आज दिन में 12 से 1 बजे के समथिंग मैं एक वीडियो लेके आऊँगी, उसमें लगभग 100 प्लस शॉर्टकट की आपको कराऊँगी पावर पॉइंट की,
और उसमें से ये समझिए 3 से 4 प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में फँसेंगे, तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज मैं 12 से 1 बजे के बीच वो वीडियो लेके आऊँगी। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किस विंडो खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? देखो, Ctrl+C तो होता है कॉपी के लिए, Ctrl+R होता है राइट अलाइन के लिए, Ctrl+F होता है फाइंड के लिए, और Ctrl+S होता है सेव के लिए। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किसका उपयोग करते हैं? Ctrl+F का उपयोग करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस कुंजी का उपयोग जूम आउट करने के लिए किया जाता है? देखो, जूम आउट का मतलब होता है जूम से बाहर करने के लिए, मतलब जूम करना मतलब आप किसी चीज़ को बड़ा करके देख रहे हो, बड़ा हो रहा है, लेकिन जूम आउट अब आपने बड़े से उसको हटा दिया है। तो जब आप जूम आउट करते हैं तो किसका उपयोग करेंगे? विंडोज़ लोगो की प्लस माइनस की का। किसका करेंगे? विंडोज़ लोगो की प्लस। और अगर आपको इन करना हो, प्लस की करना हो, जूम इन करना हो तो प्लस की आ जाएगा, और जूम आउट करना हो तो विंडो लोगो की प्लस माइनस की आ जाएगा। अगला है, एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? देखो, इटैलिक का सिंबल हम काय से स्टार्ट करते हैं? आई से, तो उसके डायरेक्ट कंट्रोल के साथ जुड़ जाता है। Ctrl+I का मतलब इटैलिक होता है, जे का मतलब होता है जस्टिफाइड करने के लिए, के का हाइपर लिंक पर जाने के लिए होता है, और Ctrl+Alt+I का मतलब होता है स्पेशल इफेक्टर कुछ डालने के लिए Ctrl+Alt का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रसारण के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वर्ल्ड वाइड वेब पर सूचना प्रसारण के लिए HTTP का उपयोग करते हैं। HTTP का नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है, JSP फाइल एक्सटेंशन का क्या मतलब है? JSP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो JSP का फुल फॉर्म होता है जावा सर्वर पेजेस। क्या होता है? जावा सर्वर पेजेस होता है JSP का फुल फॉर्म। अगला है, मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया। मेमोरी के लोकेशन से मतलब जहाँ पे मेमोरी है वहाँ से डाटा को कॉपी करना हो तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मेमोरी लोकेशन से डेटा कॉपी करने की प्रक्रिया रीडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? रीडिंग कहलाती है। इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट एक कंप्यूटरों का विश्वव्यापी नेटवर्क है। मुख्य स्क्रीन एरिया, जो कि आप कंप्यूटर को चालू करने के बाद देखते हैं, तो चालू करने के बाद आप क्या देखते हैं? डेस्कटॉप देखते हैं। क्या देखते हैं? डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ऐसे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं जिन्हें व्यक्तिगत कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है, और कंप्यूटर को चालू करने के बाद जो मुख्य स्क्रीन एरिया पर दिखता है वही डेस्कटॉप कहलाता है। डेस्क कॉपीराइट सॉफ्टवेयर का अनाधिकृत उपयोग प्रतिलिपिकरण या बिक्री है। तो पायरेटेड जो होते हैं वो कॉपीराइट सॉफ्टवेयर होते हैं, और इनका उपयोग किया जाता है या इनकी कॉपी की जाती है, तो ये एक मतलब अनाधिकृत उपयोग है, मतलब वैलिड काम नहीं है, अनवैलिड काम है, इनवैलिड काम है, और उससे क्या हो जाता है? कानून के लफड़ों में आप फंस सकते हैं। एमएस वर्ड में कौन सा विकल्प क्लिपबोर्ड में नहीं होता? देखो, क्लिपबोर्ड में पेस्ट भी होता है, कट भी होता है, फॉर्मेट पेंटर भी होता है, पेज सेटअप नहीं होता। क्या नहीं होता? पेज सेटअप नहीं होता। एलसीडी स्कैनर एवं प्रिंटर क्या होते हैं? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ह्यूमनवेयर या फर्मवेयर? तो एलसीडी स्कैनर और प्रिंटर क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर वो होते हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनको आप छू नहीं सकते हो, जैसे कि PDF होता है। अब हमारे कंप्यूटर के एंड हुए, अब हम हिंदी के पढ़ते हैं। बोल रहे हैं, का व्यंजन क्या है? सघोष है, अघोष है, महाप्राण है या नासिक है? तो का व्यंजन अघोष है। क्या है? का व्यंजन अघोष है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। टोटल 10 बुकलेट आपको मिलती हैं इसमें। सभी सिलेबस को कवर करते हुए टू द पॉइंट है, सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सबसे मेन बात, बहुत ही सरल भाषा में इनको तैयार किया गया है, 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। सबसे और बहुत ज़रूरी बात है, इसके साथ मिलने वाला ये व्हाट्सएप का ग्रुप। इस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट दिए जाते हैं, सरल सरल ट्रिक्स दी जाती है। मैथ के जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पे कराए जाते हैं, जो एग्जाम में आना ही हो। प्रीवियस ईयर्स के मैथ्स के क्वेश्चन कराए जाते हैं, रीजनिंग कराई जाती है, सरल से सरल तरीके से कराई जाती है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। प्रबंधन की ट्रिक्स कराई जाती है,
हिंदी कराई जाती है, हिंदी के ट्रिक्स कराए जाते हैं, रीजनिंग के ट्रिक्स कराए जाते हैं, करंट अफेयर्स कराया जाता है, सामान्य ज्ञान कराया जाता है। तो ये ग्रुप आपके लिए रामबाण कोचिंग का काम करता है। ये ग्रुप आपको केवल नोट्स लेने पर मिलता है, सिंगल ये ग्रुप नहीं मिलता। बहुत सारे मैसेज आते हैं कि हमें कोई चार्ज लेकर ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो ऐसा नहीं है। ग्रुप को केवल नोट्स के ही साथ मिलता है। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं या हमारा ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे करंट अफेयर्स की प्रश्नोत्तरी है। करंट अफेयर्स आज के एग्ज़ाम से आप समझ ही गए होंगे करंट अफेयर्स कितना ज़रूरी है। करंट अफेयर्स की ये ई बुक 99 रुपये की, आप इसको लेके आराम से अपने घर में कॉपी निकलवाइए और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब ये पढ़ लीजिए एक बार। ध्वनि की दृष्टि से जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती हैं उन्हें घोष कहते हैं, और जिनमें स्वर तंत्रियाँ झंकृत नहीं होती हैं उन्हें अघोष कहते हैं। घोष व अघोष व्यंजन के उदाहरण है। घोष को सघोष भी बोलते हैं। तो जो पहला जो वर्ड होता है क ख च छ, पहला और दूसरा क ख च छ ट ठ त थ और पा फा, जो शुरू जो वर्ग होते हैं जैसे का वर्ग हुआ, चा वर्ग हुआ, टा वर्ग हुआ, ता वर्ग हुआ, इनका जो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। बाकी के वर्ण क्या होते हैं? सघोष होते हैं। का अघोष व्यंजन के अंतर्गत आता है, तो आपको ये याद रखना है। इसके बाद शा, सा, तीनों सा जो होते हैं वो भी अघोष होते हैं। तीनों ये जरूर आता है कि ये सा वाला क्वेश्चन आता है कि सा कौन सा व्यंजन है, तो सा अघोष है। ये वाला सा भी अघोष और ये वाला सा, तीनों सा जो हैं वो अघोष व्यंजन हैं। जब हम दूरभाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? मौखिक, सांकेतिक, लिखित या उपयुक्त सभी। तो जब हम भाष पर समाचार सुनते हैं तो वह भाषा का कौन सा रूप होता है? वह मौखिक होता है, क्योंकि हम सुन रहे हैं, तो वो कौन सा होता है? मौखिक। भाषा मनुष्य के विचार को अभिव्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। मनुष्य अपने भावों व विचारों को अभिव्यक्ति दो प्रकार से करता है, एक तो मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा में मनुष्य अपने विचारों या मनोभावों को बोलकर बताता है, और जब समाचार सुन रहे हैं तो आप सुन रहे हैं मतलब व्यक्ति बोलकर बता रहा है। दूरदर्शन पर समाचार सुनना ये मौखिक है। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगे वो कौन से कहलाते हैं? दो मात्रा का लगे तो दीर्घ, एक मात्रा का लगे तो ह्रस्व, और दो से ज़्यादा का लगे तो वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। कौन से? प्लुत स्वर कहलाते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वर के तीन भेद होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर सॉरी। जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी ज़्यादा समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है, जैसे कि ओम है, हे कृष्णाय। इनका आजकल लेखन में प्रयोग किया जाता है। इसमें शुद्ध शब्द छांटना है नीचे में। तो देखो, कृतघ्न जो है शुद्ध शब्द होगा, इसका अर्थ होता है उपकार को ना मानने वाला। अगला है, इनमें से मानक रूप वाला वर्ण कौन सा नहीं है? आप खुद ही देख के लगा दोगे। का भी मानक दिख रहा है, ला भी दिख रहा है, पा भी दिख रहा है, लेकिन जो भक्त जो आधा अधूरा दिख रहा है ये मूल रूप नहीं दिख रहा है। रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है? संध्या नहीं होता। संध्या मतलब शाम होती है। दामिनी मतलब बिजली होती है। सुदामिनी मतलब भी बिजली होती है। निशा मतलब रात होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निशा हो जाएगा। जिसके दो पैर हैं वो क्या कहलाता है? द्विपद। जिसके दो पैर होते हैं वो क्या कहलाता है? जिसके दो पैर होते हैं वह द्विपद कहलाता है। अगला है, नायक का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक का संधि विच्छेद होता है नई प्लस अक। नायक का संधि विच्छेद क्या है? नई प्लस अक होता है नायक का संधि विच्छेद। और ये इस संधि कौन सी हो जाती है? नायक की अयादी संधि हो जाती है। कौन सी? अयादी। इसमें क्या होता है? ए और आ आय में हो जाता है, और ए और आ आय में हो जाता है, ओ और आ आओ में हो जाता है। तो यहाँ पे आय आओ हो, वहाँ पे अयादी संधि होती है। रोपण का विलोम क्या होता है? रोपण का विलोम होता है उन्मूलन। जब भी थोड़ा सा नेगेटिव आए, रोपण मतलब होता है बनाना किसी चीज़ को, और उन्मूलन मतलब होता है हटाना। तो रोपण का क्या हो जाएगा? उन्मूलन। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप, इंस्टा ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। और आपका नंबर अगर आपने मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिए। 6260190944 पर अपना नंबर और नाम लिखकर मुझे व्हाट्सअप करना है, आपका नंबर सेव हो जाएगा। एक और चीज़, अगर आपने मेरी इंस्टा अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी इंस्टा आईडी है आकांक्षा1957। इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ आपको बहुत महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ भी मिलता रहेगा। एग्ज़ाम के बाद भी आपको बहुत मोटिवेशनल थॉट यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, तो आप इसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा।
अगला है अनु उपसर्ग से बना शब्द कौन सा होता है। अनु उपसर्ग से बना दिख ही रहा है, अनु से अनुवाद दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, अनुवाद हो जाएगा। गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है। गगनचुंबी, गगनचुंबी, गगन को चुमता हुआ, तो ये कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा गगनचुंबी। आँच ना आने देना का मतलब क्या होगा, जरा भी कष्ट ना आने देना। अंकिक का शुद्ध रूप क्या होगा, अंकिक, अंकिक का शुद्ध रूप होगा आंकिक। क्या हो जाएगा अंकिक का शुद्ध रूप, आंकिक। संचारी स्थायी भावों की संख्या कितनी होती है। स्थायी भावों की संख्या होती है 9, और आपसे पूछे संचारी भावों की संख्या कितनी होती है। संचारी भावों की संख्या होती है 33। अगला है कल कल कोमल कोमल कुसुम कुंज पर मधुर बरसने वाला कौन रे में कौन सा अलंकार है। क्या बोल रहे हैं, कल कल कोमल कुसुम कुंज। पहली लाइन से ही आप देख रहे हैं कि का वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। जब एक ही वर्ण बार बार आता है तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगला है उपयुक्त शब्द का विलोम चुनो। आपको नैसर्गिक का विलोम चुनना। नैसर्गिक मतलब होता है जो प्राकृतिक हो, इसमें विलोम क्या दिख रहा है, प्राकृतिक का अपोजिट कृत्रिम, तो नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। अगला है जिस समास में दोनों खंड समान हो, कोई प्रधान और कोई गौण ना हो, कौन सा कहलाता है। द्वंद्व समास ऐसा समास होता है जिसमें दोनों ही पद बराबर होते हैं, जैसे कि माता पिता दाल और चावल, एक के ही बराबर दूसरा पद होता है, तो कौन सा हो जाता है, ये द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन है छैरी सिरपई छवि मोर पखा उनकी नाथ में मुक्ता धैरई फहरई पियरो पट बैनी इतय उनकी चुनरी के झवा छैरई। श्रृंगार की बात हो रही है, चुनरी की बात हो रही है, तो श्रृंगार रस हो जाएगा। फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है सिंगरौली। कमेंट करके बताइएगा कि सिंगरौली का गठन कब हुआ था और ये मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बना। योग के आधारभूत नियम और अवधारणा देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। सभी जानते हैं, आप लोगों ने आज जरूर कहीं ना कहीं से इनके प्रोडक्ट जरूर यूज़ किए होंगे, पतंजलि। तो योग के आधारभूत नियम किसने दिए हैं, पतंजलि ने ही दिए हैं। पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं, जो हिंदुओं के 6 दर्शनों न्याय वैशेषिक सांख्य योग मीमांसा में से एक होते हैं। पतंजलि एक महान चिकित्सक थे और इन्होंने ही चरक संहिता का निर्माण भी किया था। योग सूत्र पतंजलि का ही महान अवदान है। और ये जो पतंजलि है वो पतंजलि जो थे वो रसायन विद्या के विशिष्ट आचार्य थे। इनको लौह शास्त्र में और अभ्रक विदास में बहुत ज़्यादा मतलब इनकी ही देन है। अभ्रक विदास, अनेक धातु योग और लौह शास्त्र। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल के थे। पुष्यमित्र शुंग विदिशा के थे। राजा भोज ने इनको तन के साथ मन का भी चिकित्सक कहा था, ये भी याद रखिएगा। ये पूछ सकते हैं कि पतंजलि को तन के साथ मन का भी चिकित्सक किसने कहा था, राजा भोज ने कहा था। भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अंडमान निकोबार है सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। अगला क्वेश्चन है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला है कभी ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली कौन भारत की पहली महिला जिम्नास्ट है। दीपा कर्माकर। कौन है, दीपा कर्माकर। 2016 में इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और ये ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली महिला जिम्नास्ट हैं। पिछले 52 वर्षों में ऐसा करने वाली प्रथम भारतीय पुरुष अथवा महिला जिम्नास्ट यही है। अगला है नीति आयोग में नीति का इसका जो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में हुआ था और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में पिन कोड प्रणाली कब आरंभ हुई थी। 15 अगस्त 1972 में हुई थी। कब हुई थी, 15 अगस्त 1972 में पिन कोड प्रणाली आरंभ हुई थी। मध्य प्रदेश के कौन से नेता पहले गृह मंत्री रहे और बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री भी रहे। कैलाश नाथ काटजू रहे थे। तानसेन संगीत समारोह कहाँ होता है। ग्वालियर के थे तो ग्वालियर में ही आयोजित होगा तानसेन संगीत समारोह। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाकालेश्वर की मूर्ति किस दिशा में है, दक्षिणोमुखी है। दक्षिणमुखी है महाकाल की मूर्ति। सीधी जिले का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, संजय राष्ट्रीय उद्यान है और ये 466 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1981 में इसको स्थापित किया गया था और 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद ये चला गया कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में चला गया था और हमारा जो एरिया है वो कम हो गया था।
अगला है नीमच में जावद और मनासा क्यों प्रसिद्ध है? चट्टान चित्रकारी के लिए। नीमच में जावद और मनासा क्यों प्रसिद्ध है? चट्टान चित्रकारी के लिए। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। रानी दुर्गावती संग्रहालय कहाँ पर है? रानी दुर्गावती संग्रहालय है जबलपुर में। डिंडोरी में स्थापित जीवाश्म पार्क का नाम क्या है? दुधवा राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क। देखिए सबसे पहले ये भी याद रखिएगा कि जीवाश्म पार्क कहाँ पर है, तो डिंडोरी में है और दुधवा इसका नाम है। 7 गांवों के बीच ये फैला हुआ है। भारत के में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। गुजरात देश का पहला राज्य है जिसने 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया। किस राज्य में ज्ञानदूत एक ई शासन परियोजना का आरंभ किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की निम्नलिखित जिलों में किसे मुडवारा कहा जाता है? कटनी को मुडवारा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कटनी को मुडवारा कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, अच्छे से कर लीजिएगा। कल मैं इसका एक और वीडियो लेके आऊँगी। सुबह से ही बहुत सारे वीडियोस स्टार्ट हो जाते हैं। 3 से 4 वीडियो मैं आजकल अपने चैनल पर ला रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम पास में है, इसलिए तो बहुत सारे वीडियोस सुबह लेके आऊँगी मैं, तो ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।